अपना जमाना आप बनाते हैं अहल ए दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, रजनीश कुमार। रजनीश बीपीएससी में 150वीं रैंक के साथ पंचायती राज सेवा ऑडिटर के पद पर चयनित हुए और अभी कार्यरत भी हैं। रजनीश जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और इसके साथ पूरी संस्कृति टीम को भी बधाई एवं धन्यवाद। रजनीश जी से आज हम इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी पर बात करेंगे। इसके अलावा बिहार और दिल्ली में रहकर पढ़ना कितना मुश्किल होता है, कोचिंग क्लास की क्या मजेदार बातें होती है, दोस्तों का कितना सहयोग होता है और सबसे अहम बात जो आपके सरोकार हैं कि परीक्षा से जुड़ी हुई बातें की जाए, उस पर भी जम के बातें करने वाले हैं। रजनीश जी, आप अभी कार्यरत हो चुके हैं। यस जैसा कि मैंने कहा कि पंचायती राज सेवा ऑडिटर के पद पर आप कार्यरत हैं। यह भी एग्जाम बीपीएससी ही करवाती है। यस। ये कब आपका चयन हुआ था इसमें? ये दरअसल जो बहाली थी 2020 की ही थी नोटिफिकेशन, उसके अनुसार बीपीएससी के द्वारा फाइनली जो अंतिम परिणाम जारी किया गया अगस्त 2023 में जारी किया गया। अच्छा, तो अगस्त 2023 उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह हो चुका हाँ, है? ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। बीपार जैसा कि यूपीएससी के माध्यम से आप चयनित होकर लवासना में जाते हैं, हाँ। सेम बीपीएससी से चयन होने के बाद आप बीपार जो बिहार सरकार का लोक प्रशासनिक संस्थान है, वहाँ भेजा जाता है हम लोग को। तो वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग करके बजाबते बिहार दर्शन और भारत दर्शन सारा अच्छा। कंप्लीट करके और मैं जिले में पदस्थापित हो चुका हूँ। किस जिले में पद मिला है आपको? बेगूसराय में मैं पदस्थापित हो चुका हूँ डीपीआरओ कार्यालय में। और आप रहने वाले मैं शेखपुरा से हूँ। तो कुछ लोग जान रहे होंगे कि आबादी के हिसाब से हाँ, बिहार का सबसे छोटा जिला है। और वैसे मैं इस क्षेत्र से भी आता हूँ कि जहाँ अदद एक सरकारी नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस क्षेत्र से आकर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करना थोड़ा सा लोगों में उत्साह का माहौल था, हमारे समाज में, परिवेश में। जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना कि आप गांव के रहने वाले हैं। अब जो व्यक्ति गांव में रहा हो, जैसा कि आपने चर्चा भी किया कि गांव में जिस माहौल में आप रहते हैं, एक छोटी सी नौकरी मिल जाना या कोई भी लक्ष्य हो जाता है कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वहां एक बच्चा जो गांव में रहता है वह लक्ष्य बनाता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, जो उसका अपना लक्ष्य होता है। कितना मुश्किल होता है और फिर इस सफर के लिए कैसे चल पड़ते हैं? मुश्किल सभी के लिए होता है। ये ना तो मैं पहला ना ही आखिरी इंसान हूँ कि संघर्षों से लड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे इस दौरान कि मैं भी उसी सरकारी विद्यालय का छात्र रहा हूँ जहाँ हमारे यहाँ बोरे पर बैठकर शिक्षा ली जाती है प्रारंभिक स्तर पर। फिर मैं अपने एकेडमिक स्तर यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक ही अपनी ज़मीनी से जुड़ा रहा हूँ, यानी कि खेत बाड़ी में माता पिता के साथ कामों में हाथ बटाता रहा था। मतलब आप कह रहे हैं कि जमीन पे जो गांव में होता है दरी बिछा करके बैठना, ये सारा सौभाग्य आपको जी, मिला जी, हुआ है। जी। कैसा माहौल होता था उस समय आपका? माहौल तो अब बचपन की बातें होती हैं, कुछ अभी की तरोताज़ा हवा में जब आते हैं हम लोग तो वो दिन याद करने के बाद लगता है कि वही माहौल सही था। कुछ रंगीन बातें दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ना वो तो लगा रहता है। जब सिलेक्शन लिए होंगे, चूंकि आपने कहा कि आपका लंबा समय जो है वो गांव में बीता है, ग्रामीण परिवेश में आप रहे हैं। जी, आपने कहा आप खेती भी की है। जी। कब तक खेती किया था आपने? खेती वैसे माध्यमिक स्तर तक जब शिक्षा हमारी ज़िले में ही चल रही थी, मैं ट्यूशन वगैरह जाया करता था, वहाँ तक तो मैं प्रॉपर खेतों में समय दिया हूँ अपने मम्मी-पापा के साथ। फिर मैं कुछ दिनों के लिए पटना में स्टडी करने के लिए आया, तो मैं छुट्टियों के दौरान जब जाया करता था गाँव, तो उस समय भी मैं उमंग-उमंग में अपने कार्यदायित्व को समझते हुए और लगता था कि नहीं ज़रूरी है, मैं इस ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता था, मैं जाता था। तो ग्रेजुएशन आपका पटना से ही हुआ? ग्रेजुएशन नालंदा से हुआ है अच्छा, हमारा, वहाँ नालंदा एक से किसान हुआ। कॉलेज है, अच्छा। वहीं से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। सब्जेक्ट क्या क्या रहे आप? सब्जेक्ट मैं मैथमेटिक्स से ऑनर्स हूँ, सहायक सब्जेक्ट के रूप में मैं साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। आपने कहा कि अच्छा, मैंने सुना कि आपने ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स रखा था। मैंने जब वो जो ये बहाली थी ऑडिटर की, तो इसमें एलिजिबल वही लोग थे जो या तो कॉमर्स से या फिर इकोनॉमिक्स से या मैथमेटिक्स इन जैसे सब्जेक्ट से स्नातक किए हों। तो उसके लिए मेरा ये मैथमेटिक्स ऑनर्स का होना ज़रूरी था, क्योंकि मैं तभी एलिजिबल हो पाता, इस चयन प्रक्रिया में भाग ले पाता। तो जो मैथ सब्जेक्ट जो होता है, इसको लेकर के बहुत सारे छात्रों के मन में हुआ बना रहता है, एक डर सा माहौल रहता है। लोग चाहते हैं कि जितना बच के निकलें इसकी गलियों से उतना बेहतर है।
लेकिन आप तो सीधे जाके टकरा गए मैथ से, आपने पसंद किया इसे। देखिए, शुरुआती स्तर पर क्या था कि मैं 10th या +2 तक भी पढ़ रहा था, उस समय रुचि थी मैथ के प्रति और कुछ वैसे मार्गदर्शक भी मिले जो शिक्षक होते हैं, उन्होंने रुचि जगाई तो मुझे पसंद था और मैं अच्छा कर रहा था अपने सब्जेक्ट में, तो मुझे लगा कि नहीं इसी से जारी रखना चाहिए अच्छा, आगे। एक बात है और बहुत की जाती है, आप बिहार से हैं, जी, शेखपुरा से हैं, ग्रामीण परिवेश भी है। बिहार के बारे में एक बातें कही जाती है, दिल्ली वगैरह में अमूमन ये चर्चा में रहता है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मैथ पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। संयोग से आज आप मुझे मिल भी गए जिन्होंने मैथ से यहाँ तक पहुँचा। कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो ऐसा क्यों है? सच्चाई है ये तो जगजाहिर है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर देखते होंगे, आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जितने भी टॉपर हुए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं। क्यों होते हैं इसका तो सटीक कारण मुझे नहीं पता, लेकिन होते हैं, इस बात में सच्चाई है। आप मैथ से हैं, जी। तो आपको कितना सहयोग मिला मैथ का? वो मैथमेटिकल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ का सहयोग सब्जेक्ट में यही मिलता है कि जैसे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ह्यूमैनिटी के भी सब्जेक्ट जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, समान अध्ययन में भी, तो वहाँ सहयोग मिलता है आपको समझने में, मतलब ग्राफिंग के ज़रिए, चार्ट के ज़रिए, तो वहाँ पे सहयोग तो मिलता ही है अच्छा, मैथमेटिक्स ये का। फ़ायदा होता है जी, आपका। आपने कहा कि आप खेती भी किए हुए हैं, और जब आप पटना में रह कर के तैयारी करते थे, उस समय पटना में ही रहते थे, बाद में दिल्ली आप चले जी, गए। जी। तो जब पटना में रहते थे, खेती का वक़्त हुआ करता था, तो घर आप मतलब कॉल करते होंगे मम्मी-पापा को, वो कहते होंगे चलो मैं खेत में काम कर रहा हूँ, और आप खेती कर चुके हैं, तो आपका मन करता होगा कि मैं भी चला जाता हूँ, सीज़न बिल्कुल है। करता था, मैं जितना भी समय पढ़ाई के अलावा बचता था, अगर घर में मैं होता था, तो हुँ, बिल्कुल मैं अपना समय वहीं व्यतीत करना चाहता था, वरन इसके कि मैं कहीं बैठ के खुल्लियाँ उड़ाऊँ, दोस्तों के साथ मज़ाकें करूँ। इसके साथ ही मुझे वही पसंद था कि खेतों में मैं हाथ बटाऊँ, अच्छा लगता था। खेतों में जब रहते होंगे, ग्रामीण लोगों के साथ काम करते होंगे सबके साथ, तब कैसा लगता था कि एक दिन ये लड़का जो है एक ऑफिसर बनेगा? कभी उस चीज़ को उस वक़्त जब सोचते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे? महसूस यही करता था कि मैं बनूँगा तो आगे समाज के लिए ये प्रेरणादायक होगा हुँ, और मेरा उद्देश्य भी वही होता था। आज भी मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वग़ैरह करता हूँ, हुँ, अपनी पद को पाने के बाद जो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसका जेस्चर मैं दिखाता हूँ अलग-अलग माध्यम से। तो मेरा उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि जो मेरा पिछड़ा इलाका है, हुँ, हुँ, वहाँ से लोग मोटिवेशन लें हुँ। कि नहीं, जब ये बच्चा इतनी जिल्लत झेलने के बाद यहाँ तक पहुँच सकता है, तो और भी लोग पहुँच सकते हैं यहाँ तक, बिल्कुल। जब चयन आपका हुआ, तो गाँव गए थे? जी, मैं बिल्कुल गया था, वहाँ लोग हमारे अपने परिवार और समाज के लोग बहुत भव्य तरीके से स्वागत भी किए थे, मीडिया वाले लोग आए भी थे, जिसका ज़िक्र मैं बार-बार करता था, अपने पेज के माध्यम से मैं लोगों तक शेयर भी करता था, दोस्तों तक। तो यहाँ तक कि दिल्ली के भी जो हमारे कुछ दोस्त थे, तो वो कहते थे मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ कि आपने पहली दफ़ा कोचिंग के दरमियान ही सिलेक्शन ले लिया, अच्छी बात है, हम लोग सीखते हैं। हम उस पे चर्चा करेंगे कि आप, मैंने सुना है कि आप फाउंडेशन बैच के संस्कृत या इसमें अभी स्टूडेंट हैं ही। जी। आपका क्लास पूरा नहीं हुआ है ना? जी नहीं, मैं फाउंडेशन 5 संस्कृति आईएएस के फाउंडेशन 5 का छात्र हूँ। हुँ, हूँ क्या, अब तक बरकरार भी हूँ बरकरार। क्योंकि हमारा कोर्स अभी चल ही रहा है। और मैं मेंस लिखा था पिछले वर्ष नवंबर में, यानी उस समय मेरे कोर्स का लगभग आधे से अधिक हिस्सा बचा था, यानी अच्छा। 50% एरिया कवर हुआ था। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सप्लीमेंट्री की मदद से मैंने यहाँ तक अपनी सफलता अर्जित की, लेकिन तो कोर्स अभी भी चल रहा है अब हमारा। आप यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार क्लास भी ज़रूर जाइए। जी, जी। ख़ास करके चूँकि आपका फाउंडेशन अभी फाउंडेशन 5 आपने कहा ना? जी, जी। तो फाउंडेशन 5 तो अभी चल ही रहा जी। है ना? तो आप अपने क्लास भी जाइए, अपने दोस्तों से भी मिलिए, उस कुर्सी को देखिए जहाँ पे आप बैठ कर के जी, पढ़ते जी। होंगे, उसका एक अलग सुख होता है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। तो जब आप गाँव गए होंगे, कैसा पहला रिएक्शन था ग्रामीणों का, घर के लोगों का? बस लोगों का ठीक ही था, रिएक्शन इस मामले में था कि बच्चा बीपीएससी क्रैक कर लिया हाँ, है। ये तो टैग लग चुका था ना, भले ही हाँ। मैं जो ये कॉमन सर्विसेज़ होता है उसके लिए चयनित नहीं हुआ था, लेकिन बीपीएससी का टैग लगने के बाद एक अलग ही हुज़्म होता है ब्रांड तो गाँव। ब्रांड होता है। हाँ, बस उसका था कि नहीं हाँ, बच्चा बीपीएससी, शायद मेरे मोहल्ले या मेरे गाँव, इवन गाँव से भी अभी तक किसी ने बीपीएससी क्रैक नहीं किया है। अच्छा, आप पहले हैं जी, और इतना संघर्ष करके आप वहाँ तक जी। पहुँचते हैं। जब रिज़ल्ट आया था, उस वक़्त कहाँ पे थे? जब रिज़ल्ट आया था उस समय मैं यात्रा पर था, अच्छा, यानी मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से लौट रहा था पटना के लिए। अच्छा।
तो सुबह तो जानकारी थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, अंतिम हुँ, परिणाम आने वाला है, हुँ, लेकिन मैं ट्रेन पे था तो जस्ट कॉल आया, एक हमारे भैया हैं, उन्होंने कहा बहुत-बहुत बधाई हो, रिजल्ट हो गया और हम काफ़ी खुश हैं। उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ दी खुशी की। अच्छा। मुझे भी अच्छा लगा, फिर अपने भैया जो हमारे हैं उन्होंने कॉल किया कि मीडिया-वीडिया वाले आ रहे हैं, ऐसा करो घर आ जाओ। तो मैंने फिर वहाँ से घर को चल वहाँ दिया। घर पहुँच गए आप, वहाँ जी। से आपके परिवार के लोगों का कैसा रिएक्शन था? परिवार के लोगों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि आगे मैं चर्चा करूँगा इस बात का कि कुछ गमगीन पल बीते हमारे साथ। हुँ, हुँ। तो उसके बाद फिर से यानी मुर्दे को फिर से ज़िंदा हो जाने जैसा था क्योंकि कुछ ऐसी विपत्तियाँ आ पड़ी थी, उसके बाद मैं फिर से जो खड़ा हुआ, वो खुशी सारे घरवालों के चेहरे पे दिख रही थी। हुँ। हम उन्हीं चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। आपने कहा एक शब्द, बहुत मार्मिक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि मुर्दे को वापस से ज़िंदा करना, जो कि असंभव काम होता है ना? लेकिन आपने वो किया, आपने उस चीज़ को झेला है। मैंने सुना है कि आपके बारे में कि एक सड़क दुर्घटना से आपको गुज़रना हुआ। जी। आप ही उस विषय में अगर विस्तार से कुछ बताएँ तो? जी, हुआ यूँ कि ठंड का मौसम था और मैं मम्मी की दवाई के लिए, मम्मी को ट्रीटमेंट के लिए बाइक से मैं मम्मी के साथ शहर से कहीं दूर जा रहा था। हुँ, और एक अनफॉर्च्यूनेट रोड एक्सीडेंट में एक जो रोड एक्सीडेंट हुई, उसमें घायल हो चुकी थी मेरी माँ। हालाँकि 3-4 दिनों तक पटना में भर्ती रहे, हम लोग वहाँ भी रहे, तो फाइनली आई लॉस्ट हर। तो हुआ यूँ कि उसके इकलौते गवाह परिवार में हम ही थे, जो हमारे ज़हन को नागवार गुज़रा और फाइनली जो होता है ना कोमा लाइक स्थिति हमारी बन चुकी थी और बिल्कुल मुर्दे की तरह हम हो चुके थे। हमारा ट्रीटमेंट भी लोग करवाए, पटना के आप मशहूर डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल के मनीष कुमार साइकियाट्रिस्ट, वहाँ से इलाज चलता रहा। 3 महीने तक तो किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस कोमा में जैसे मरीज़ होता है उस टाइप रहे। फिर लोग मोटिवेट करते रहे, इसमें ख़ासा योगदान हमारे पिताजी का, भाइयों का, भाभी और बहन का, दोनों बहनों का, फिर हमारे जीजाजी वग़ैरह हैं, लोग काफ़ी मोटिवेट किए कि ठीक है चले गए और लेकिन जिस उद्देश्य से आपको छोड़ गए उस तक आपको पहुँचना है। बस वही मेरे ज़हन में गूँजता रहा कि कुछ उद्देश्य के लिए हम बने हैं और फाइनली हम दृढ़ संकल्प लिए और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अख्तियार किए। देखिए जिस चीज़ को आपके माताजी ने एक सपना आपको दिखाया, आप वहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो आपका सफ़र है, ये जो सफलता है, निश्चित तौर पर उनको समर्पण जाता है और वो जहाँ भी होंगी आप पर गर्व ही महसूस कर रही होंगी, आपने उस मुकाम को छुआ है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि वो मुश्किल क्षण होता है। आपके परिवार में किसी को खोना, उसी दरमियान आप पढ़ाई-लिखाई से गुज़र रहे हों, तो एक गहरा सदमा तो लगता है। ये कब की कहानी थी? ये 2020 की कहानी दिसंबर की थी। आज 3 साल होने को हैं। लेकिन मैं आपको ये बात इत्तला कर दूँ कि अभी तक मेरा ट्रीटमेंट वहाँ से जारी है क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब मैं वही विकार को महसूस करता हूँ, हुँ, तो अभी भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा पटना है। से चल रहा है। जी। तो इस दुर्घटना के बाद ये जो दुर्घटना हुआ था उस समय आप पटना में ही रहते जी, थे? जी। और ये दुर्घटना कहाँ हुआ था? दुर्घटना हमारे ज़िले से 30 किलोमीटर के एरिया में शेखपुरा एक डिस्ट्रिक्ट में। एक शहर में पड़ता है, हुँ, ग्रामीण इलाका हुँ। वहीं हुआ था। उस समय आप तैयारी में आ चुके थे? उस समय मैं सिविल सेवा की तैयारी में तो नहीं आया था, हुँ, लेकिन सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मैं तैयारी कर लगा रहे हुआ थे। था और इसी बीच दुर्घटना घटी थी। इसके बाद आपने सोचा कि अब मुझे अफ़सर बनना है, जी, बीपीएससी क्रैक जी। करना है। तो उसके बाद आप फिर दिल्ली आने का सफ़र कैसा रहा वहाँ से? दिल्ली आने का सफ़र यही रहा कि जब वहाँ से कुछ हद तक स्थिति सुधरी, यानी कि हम अब लगा कि नहीं अब फिर पठन-पाठन का कार्य जारी किया जाना चाहिए। हुँ, तो कुछ दिन जैसा कि डॉक्टर लोग सलाह दिए कि इनको घुमाया जाए कहीं मनोरम दृश्य वग़ैरह इस तरह का नेचर वग़ैरह घुमाइए। तो कुछ दोस्तों ने सहयोग दिया यहाँ हुँ, पर, हम लोग घूमे दोस्त के हुँ, साथ हुँ, यूपी के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, कुछ दिन पटना में रिलैक्स किए। तो फिर हम लोगों ने ठान लिया कि अब जो है दिल्ली एक बार देखा जाए, वहाँ तैयारी करते हैं, माहौल सुन रखा है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएँ सुन रखी हैं। हुँ। अच्छे क्वालिटी के शिक्षक लोग सुन रखे हैं, तो इस वजह से मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आप पहुँचते हैं, तो पहली बार जब दिल्ली आए होंगे, एक अलग क्षण होता है जी। दिल्ली आने किसी व्यक्ति का एक याद में रहता है वो चीज़।
तो पहली बार यहाँ आकर के कैसा महसूस हुआ था? बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देखना, लोगों देखना, कैसा लगा था? लगा कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगा था मुझे, क्योंकि सिमिलरिटी वही थी, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश लड़के तो आते हैं शुरुआत में, हालात सबकी एक जैसी होती है, कम अर्थव्यवस्था वाले लोग, तो माहौल तो वैसा ही लगा कि पटना में हम जिस परिवेश में रहते थे वैसा ही है, बस वैसा ही। इमारतें ऊँची-ऊँची हैं, हाँ, शहर थोड़ा अजीब है, हाँ। तो हम लोग फिर सेटल हो गए। शहर थोड़ा अजीब है आपने कहा दिल्ली। अजीब ये है कि बिहार में ऐसा कुछ, ये जो पश्चिमी सभ्यता वाली कुछ शैलियाँ यहाँ विद्यमान हैं, हाँ, पटना में अमूमन कम देखने को हाँ। मिलता है, बस उस बड़े मामले। शहर की बड़ी बात ही होती है। जी, वैसे भी कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों का जी, शहर जी, है। तो दिल वाले जहाँ होंगे तो वहाँ दिल की बातें तो होंगी। जी। यहाँ पर दिल्ली जब आप आए तो कहाँ रहना हुआ? दिल्ली आए तो मैं किसी दोस्त के माध्यम से आया था, वो फाइनली गांधी विहार में रहते थे, लेकिन मुझे एक कमरा दिलवाया गया नेहरू विहार में। वो कोचिंग की स्थिति को देखते हुए, जैसा सब लोग जानते हैं कि एक अलग ब्रांड के नाम से यहाँ हाँ, सब लोग आते हैं। फिर मैंने यहाँ की स्थिति को समझा, मुझे फैकल्टी से पढ़ना था, जिन फैकल्टी से, तो पता चला कि वो एक अलग मंच पर हैं, जैसा कि हम लोग मौजूद हैं, संस्कृति आईएएस। तो मैंने फिर फैसला लिया कि संस्कृति आईएएस में पढ़ना है। डेमो क्लासेस वगैरह लिया नहीं, था कोई आपने? डेमो नहीं, मैं सीधा एडमिशन लिया। मुझे फैकल्टी लोग से इत्तला करवा दिया गया था। जब मैं वो अपना रिसेप्शन पे गया था इंक्वायरी के लिए, तो मैंने बिना किसी डेमो के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लिया अच्छा, था। आपके पहले मित्र यहाँ रहते थे, वो सब चीज़ें आपको बता दिया उसने? नहीं, बाकी कुछ मैंने देखा था, यहाँ की गलियाँ ही बहुत सारी चीज़ें बता देती है, जो चकाचौंध यहाँ की हाँ, व्यवस्थाएँ हैं, हाँ। बहुत कुछ तो वो बता देती है। फिर कुछ दोस्त लोग बताए गहराई में हुँ, कि ये बातें हैं कि हुँ। ये सारे टीचर अब यहाँ हैं, यहाँ पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। तो मैंने इंक्वायरी ली और फिर सीधा एडमिशन ले लिया। फाउंडेशन 5 में आपका जी, एडमिशन होता है। तो चलिए, अब रजनीश जी जो हैं पहले दिन कक्षा में पहुँचते हैं जी। फाउंडेशन क्लास में। तो फाउंडेशन पहला कक्षा किनका था? जैसा कि अखिल मूर्ति सर का सेमिनार होता है हाँ, अमूमन हाँ। सारी कक्षाओं में, तो एज़ यूजुअल उन्हीं सर का, यानी श्री अखिल मूर्ति सर का क्लास था। काफ़ी प्रेरणादायक, शुरुआत में मोटिवेशन देना अच्छी बात होती है, लोगों को लगता है भी कि हम किस उद्देश्य से आए क्यों हैं हम यहाँ, वो सारी हुँ। चीज़ें बताई जाती है, तो वैसा ही हुआ। 3 घंटे की क्लास रही, ओरिएंटेशन क्लास रहा जी, होगा। जी, और उस 3 घंटे को अगर आप बर्दाश्त कर लिए, उस 3 घंटे को आपने रोक लिया खुद जी, को, तो फिर वो रजनीश जैसे ऑप्शन बन जाते जी हैं। सर। ठीक है, वहाँ से आपकी शुरुआत होती है। ये फाउंडेशन कब से शुरुआत हुआ था आपका? ये आई थिंक नवंबर में शुरू हुई हुई होगी बैच, और ईस्वी एग्ज़ैक्ट कब था? 2021। 2021 का। जी। उस वक़्त तो कोविड जा चुका था। हाँ, कोविड अपने अंतिम चरण में था। ये बात रही कि पॉल्यूशन की वजह से जो हम जिस बैच में रहे थे, 2-3 बार बैच को अनियमित तरीके से बंद किया गया था हुँ, थोड़े समय के लिए। गवर्नमेंट के हाँ, रूल गाइडलाइन रेगुलेशन के के अनुसार। हुँ, पॉल्यूशन तो शहर में अभी भी देखने वो को मिलता बाधाएँ है। रही, और फिर आई थिंक जनवरी आते-आते सारी कक्षाएँ रेगुलर चलने लगी थी। तो अभी जब आप सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके जी। फाउंडेशन के कुछ मित्र मिले हैं, दिल्ली आए हैं तो? हाँ, बिल्कुल मिले हैं, कैसा हमारे माहौल मित्र था? हैं। अच्छा माहौल, वो लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि ऐसा विरले होता है कि कक्षा के दरमियान कक्षा आप के सफल दौरान। होकर आए हैं यहाँ, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। हमारे मित्र ही हैं, जैसे राजीव जी हैं, विवेक जी हैं। अच्छा, तो पार्टी लिए कि नहीं दोस्त लोग? पार्टी इन लोगों का निर्धारित है, जब कहें, अभी ऐसा कुछ बना नहीं अच्छा, है। अच्छा। नहीं, अब दिल्ली आए हैं तो दोस्तों का इतना हक तो बनता जी, है ना? एक दिन तो मैं कहूँगा फाउंडेशन क्लास में जाइए, बैठ कर के जी, पढ़िए और जाइए मोटिवेट भी कीजिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। आपके दोस्तों के लिए बहुत अच्छा जी होगा। सर। अच्छा, यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं लोग, तो कई लोग क्या कहते हैं ना कि एकदम संत बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, सबसे अलग हो जाओ, कमरे बंद करो, खिड़कियाँ लगा दो, हवा ना बाहर जा सके, ना अंदर आ सके। समझ रहे हैं मैं क्या कहना जी, चाह रहा हूँ? जी, जी, दिन-रात लग जाओ। आपका जो मैं बातचीत जितना किया हूँ आपसे, मुझे ये अनुभव हुआ है कि आपके चीज़ों में आपके दोस्तों का ठीक-ठाक योगदान रहा है। जी, क्योंकि आपने कहा आप आए भी तो कमरा भी दोस्तों के जी, योगदान से मिला, बिल्कुल। कोचिंग की जानकारी आपको दोस्तों के योगदान से मिला, जी, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ रही, जहाँ जी, पर मित्र बहुत साथ दिया आपका। बिल्कुल सर। तो कितना ज़रूरी हो जाता है सिविल सर्विसेज़ में? ये भ्रम आज आप तोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं। क्या वाक़ई एक ग्रुप चाहिए? ग्रुप स्टडी का फ़ायदा होता है या नहीं? देखिए, इस पे तो मंतव्य अलग-अलग होता है, पढ़ने के तौर तरीके सबके अलग होते हैं। हुँ, मैं किसी को जज नहीं कर पाऊँगा, ना ही कोई निर्णय दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, जो हमारी शैली रही उससे अवगत करा दूँगा
कि हमारी कुछ इस तरह की दिनचर्या नहीं रही कि रूटीन बना लो, उसके अनुसार एकदम सख्ती से फॉलो करना है तभी सिलेक्शन होना है। मैं नियमित तौर से 3 घंटे का क्लास करता था, या कभी पैरेलल क्लास होती थी तो 6 घंटे का क्लास करता था। उसके बाद जो दिनचर्या के बाद बची हुई समय बस थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह बनाता था। बस इसके अलावा मैंने कुछ ख़ासा तो नहीं किया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी आप इस सफलता में चीज़ें रहे, आपने कहा कि आपने पैरेलल क्लास किया, मतलब एक दिन में 2-2 कक्षाएँ ली, 6 हाँ, घंटे की एकदम जी, मैराथन कक्षा हो गया जी, और कक्षा के दौरान सिलेक्शन भी ले लेते। जी, तो कुल मिलाकर के आपका जो पूरा चयन हुआ है, वो क्लासरूम में जितनी पढ़ाई गई बातें थी, उसको आपने बहुत ध्यान से सुना, यदि मैं सही समझ पा रहा जी, हूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी के आधार पे आपका चयन हो गया। जी, जैसे कक्षा के दरमियान भी हाँ, अनुभवी शिक्षक लोग मौजूद थे, जैसे अखिल मूर्ति सर और ए.के. अरुण सर बार-बार इस बात पे जोर देते थे कि पहली बात तो हमारे जो नोट्स हैं, उनको प्राथमिक हुँ, बनाइए, और मैंने वही किया। सप्लीमेंट्री चीज़ें ली, लेकिन अंतिम क्षण में जहाँ मुझे ज़रूरत लगी या आवश्यकता महसूस हुई, हुँ, वहाँ मैंने लिया। हुँ। प्राथमिक मैंने यहाँ के नोट्स को बनाया था। नोट्स पर पूरी कमांड आपने जी, सबसे पहले कर ली। आपने बताया कि फाउंडेशन के दरमियान आपका इलाज भी चल रहा था, जी, तो पटना से ही चल रहा था। जी, तो बार-बार पटना आना-जाना होता था? जी। तो फिर कैसे मैनेज किया क्लास को? इसके लिए हम पूरी संस्कृति टीम के आभार हैं कि इतनी कोऑपरेटिव टीम थी कि मैं अपनी बातों को यहाँ रखता था मैनेजमेंट के पास कि ऐसी-ऐसी समस्याएँ हैं मेरे साथ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच-बीच में जाना होता था। हुँ। तो वीडियो क्लासेस मुझे उपलब्ध कराई जाती थी। बहुत ही सहयोगी टीम के साथ हम जुड़े थे, मुझे विश्वास था और वैसा ही होता था, अच्छा, मतलब आप ऑफ़लाइन कक्षा में थे लेकिन ऑनलाइन भी आपको जब ज़रूरत पड़ा तो मिल दे जाती दिया थी। गया। एक चीज़ आपके बारे में और मैं जाना कि आप पहले भी चयनित थे भारतीय रेलवे में। जी, ट्रेन मैनेजर के पद पे थे? यस, यस। क्या काम था उसका? जैसे कुछ लोग जानते भी होंगे, बस पदनाम बदल गया है ट्रेन मैनेजर, आम बोलचाल की भाषा में गुड्स गार्ड होता है वो, अच्छा। जो ट्रेन के पीछे उजली वर्दी में होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये था कि 2019 के विज्ञापन, आरआरबी के विज्ञापन के तहत मेरा चयन हुआ था। इसका अंतिम रिज़ल्ट फरवरी-मार्च में 2023 में आया था। एक लंबी प्रक्रिया चली। हुँ, हुँ। वो ये है कि ये जो प्रक्रिया थी पैरेलल रूप से चल रही थी, यानी बीपीएससी का भी प्री मेंस इंटरव्यू एक लंबा चरण होता है, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें पैरेलल चल रही थी। हाँ, ये है कि बीपीएससी जो ऑडिटर का परिणाम आया, हुँ। उसके 2 ढाई महीने पहले उसके अंतिम परिणाम आ चुके थे, जिस पे मैं था अच्छा। ट्रेन मैनेजर। हुँ। वहाँ से मुझे बार-बार वो ट्रेनिंग का लेटर भी मिल रहा था कि आप आइए, आइए। वो अलग बात है कि जब मैं इधर थोड़ा देख पाया कि मैं एलिजिबल होते जा रहा हूँ अगले चरण के लिए बीपीएससी में, तो मैंने वहाँ एक एक्सटेंशन लीव होता है, एक्सटेंशन लेना, हुँ, हुँ। यानी एक पत्र के माध्यम से आपको ये कहना होता है कि कुछ कारण देकर मैं अभी इच्छुक नहीं हूँ। अच्छा, तो वो लोग विचार करते हैं और मैंने भी वही किया था। मैं एक्सटेंशन लिया हुआ था और अच्छा। इधर बीपीएससी में लगा था, फाइनली इंटरव्यू की कुछ अपनी तरफ से जो देने की कोशिश कर रहा मतलब था। 2023 का साल आपके जीवन के लिए बेहद सुखद वर्ष रहा। जी, 2-2 सिलेक्शन आपने इस वर्ष में लिए। जी। उसमें जॉइन नहीं किया था लेकिन आप उस प्रोसेस में थे। उसमें जो मैंने समझा है कि उसमें भी प्रीलिम्स ये सब होता हाँ, था? उसमें भी बहुतों चरण होते हैं, हुँ, जैसे सीबीटी 1 देना होता है या प्रारंभिक परीक्षा कह लें, हुँ, और दूसरा जो मुख्य परीक्षा होता है उसको वहाँ सीबीटी 2 बोला जाता है। उसके बाद फिर कुछ पोस्ट के लिए हुँ। साइको टेस्ट भी होता है। साइको टेस्ट। फिर कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है, यानी 4 प्रक्रियाएँ होती है। हुँ, वो अलग बात है कि मैं तीसरे प्रक्रिया साइको टेस्ट में एलिजिबल नहीं था, और टाइपिंग टेस्ट में भी मुझे उतना अनुभव नहीं था, तो मैं अपीयर नहीं हुआ था। फिर भी स्कोर अधिक होने के कारण अच्छा। मुझे जो वांछनीय पद थे जैसे ट्रेन मैनेजर, हाँ। इसके लिए साइको और टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और स्कोर उच्च होने के कारण मुझे ये पद मिल चुका अरे था। वाह! बहुत अच्छा। ये साइको टेस्ट में क्या होता है? साइको टेस्ट में मेनली यही 5 टाइप का बैटरी टेस्ट होता है। हुँ, उसमें मैंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जान ही रहे हैं, हुँ, रेलवे में काम करने का फंडा ही वही है कि सिग्नल के आधार पे काम, क्विक डिसीजन, हुँ। कहाँ से गाड़ियाँ गुज़ारनी है, किस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उसके लिए एक साइको टेस्ट अपना प्रोफ़ार्मा बना हुआ है रेलवे का, हुँ, वो टेस्ट होता उससे है। गुज़रना होता है। जी, तो जब ट्रेन मैनेजर के लिए भी एग्ज़ाम दिए, आप कह रहे हैं कि वो सब चरण वो था और अभी आप पंचायती राज सेवा में ऑडिटर के पद पे जी। आए हैं। तो क्या दोनों में कुछ समानताएँ हैं? उसका लाभ मिलेगा इन्हें? बिल्कुल नहीं, समानता तो है ही नहीं, अच्छा। क्योंकि एक रिटेन टेस्ट है, एक एमसीक्यू है। हुँ, हुँ। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है कि जब आप अमूमन ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में अव्वल ना या औसत दर्जे का भी विद्यार्थी हो, तो उसको जीएस के बाकी विषय को समझने में
कठिनाई महसूस नहीं हाँ, होती है। वो शायद लाभ से। मेरे साथ भी रहा होगा कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैथ को अच्छे से समझा रहा हूँ, तो जीएस भी अच्छे से पकड़ में आ जाती थी चीज़ें, जो भी क्लास के दरमियान मुझे समझाया जाता था, बताया जाता था। अब जब इस सर्विस में हैं और पंचायती राज में हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, पंचायत में आप रहे हुए हैं, एक लंबा वक्त गुजरा है, कितना आसान होगा गाँव के लिए काम कर पाना अब आपके लिए? ये तो अच्छी बात है कि हम जिस ज़मीनी से जुड़े रहे, उसी ज़मीनी स्तर पर सेवा करने का मौका मिला, यानी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में है हुँ, और उसी का हिस्सा हम बन चुके हैं। और मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष, जिला परिषद के इन लोगों का नाम बचपन से सुन रखे और बिल्कुल, मुलाकातें भी होती बिल्कुल, रही बिल्कुल। और उन्हीं लोगों के बीच में काम करने का अवसर मिला। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि चीज़ों को हम समझे हुए हैं। आपके इंटरव्यू को लेकर के चर्चा करते हैं। जी। चूँकि आपका ये पहला इंटरव्यू था किसी सर्विस का जी, और उसी में आपने किला फ़तह कर लिया। जी। तो इससे पहले मॉक दिया था कहीं आपने? नहीं, मौक दिया नहीं था क्योंकि अवसर भी नहीं मिला। मैंने बताया कि जैसे पैरेलल से हमारी उधर प्रक्रिया चल रही थी, चयन प्रक्रिया रेलवे वाली, तो मैं कुछ समय के लिए वहाँ एंगेज होता था, ये दस्तावेज़, वो दस्तावेज़ इकट्ठे करने, वहाँ फिर ऑफ़िस में जमा करने, तो समय भी नहीं मिला और तो उस वजह से हालाँकि मैं जिस संस्था से यहाँ जुड़ा था, मैं सर से मिला था और मेरा संयोग से रिटर्निंग भी उसी दिन था, वहाँ ड्यूटी भी देना था, मतलब अच्छा, उपस्थिति हमारी उपस्थित ज़रूरी थे। थी आयोग में। हुँ, हुँ। तो हालाँकि सर ने कहा कि मैं कुछ हो सके तो मदद करूँगा फ़ोन पे, मौका नहीं लगा तो मौक तो कहीं नहीं दे पाया, सीधा मैं इंटरव्यू फेस जो किया बोर्ड में ही, फाइनली बोर्ड में ही किया। अच्छा, तो सर लोगों से मिल के यहाँ गए थे? जी। फ़ोन वगैरह में बातचीत सारा जी, कुछ हुई जी, थी? अखिल मूर्ति सर से मैं मिलकर गया था अच्छा, कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो जब इंटरव्यू चूँकि मौका आपने दिया नहीं था, जी। तो लेकिन आजकल यूट्यूब वगैरह पर लोग देख लेते हैं जी, सारा कुछ, जी, वो हाँ, रिहर्सल वही हो होता जाता है। है, बहुत कुछ सीखने को मिलती हाँ, है, बहुत कुछ सीखने को मिल 2-4 जाता है। इंटरव्यू देख लिया किन्हीं का, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस वही चीज़ें मैंने भी की। अब आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू से पहले वो चीज़ें आती हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कि मतलब ये आखिरी स्टेज है। जी, ये दरवाज़ा अगर यहाँ से हमने हटा दिया, तो अब जीवन कुछ और हो सकता है और जी, आपका जीवन तो इतना संघर्ष से भरा हुआ है जी, और मैं कहूँ कि जो उस लेवल से जैसा आपने शब्द भी यूज़ किया, इस्तेमाल किया, मुर्दे को वापस से ज़िंदा करना, तो ये अपने आप में बहुत एक उस दौरान जब आप दरवाजे पर गए होंगे, इंटरव्यू बोर्ड जब बैठा होगा, उस वक़्त क्या चल रहा था अंदर में? क्या सोच रहे थे आप? अब हमारे अंदर चल तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन बस एक ही चीज़ बाकियों से जो यूट्यूब के माध्यम से हुँ, मैंने सीखा था कि कॉन्फिडेंस लूज़ होने नहीं दिया जाए। हुँ, मैंने वही बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मुझे नहीं आए, हुँ, बस वहाँ दिखना नहीं चाहिए कि आपको आता नहीं हो। एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, बस मैंने वही किया। 4 टीम की हमारे बोर्ड पैनल में 4 लोग थे। हुँ, मैं सबसे आँखें मिलाकर बातें कर रहा था। जो भी मुझसे सवाल कर रहे थे सर लोग, हुँ। मैं उनसे आँख में आँख मिलाकर उसका जवाब दे पा रहा था या जिस किसी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता होता था, मैं सॉरी सर कह के निकल जाता था। अच्छा, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होना चाहिए। जी, मतलब अंदर है भी तो दिखना नहीं दिखना चाहिए। नहीं चाहिए। एक्टिंग अच्छा करना जी, आना चाहिए जी। तब इंटरव्यू तो आप अच्छे एक्टर भी हैं। माना जा सकता है इस अच्छा, मामले में केवल। कभी एक्टिंग किया है जीवन में? नहीं, नहीं किया है। गाँव में कभी वो नहीं, थिएटर वगैरह होते रहता उस समय? इन सब चीज़ों में ख़ासी रुचि भी नहीं थी और अच्छा। हमारा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चलिए था तो अच्छी वैसा। एक्टिंग आपने इंटरव्यू के दौरान कर लिया। जी। ये अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन एक प्रश्न इसी से मैं करना चाहूँगा कि आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना है। हुँ, ये एक थ्योरेटिकल बातें हो गई। जी, लेकिन जब सामने वाला 2-3 प्रश्न पूछेगा जी, और उसके जवाब ना आए, जी, तो अच्छा-अच्छा खिलाड़ी वहाँ जी, से हिल जाता है। तो कैसे मैनेज करते हैं? आपने उसमें कहा था साइको टेस्ट भी, इसीलिए मैं जी, पूछ रहा हूँ जी, ये जी, कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आप मैनेज कैसे करते हैं इन जी। सब चीज़ों को? पहली बात तो मैनेज करने वाली बात है तो मैंने ये अपने सीनियर से या शिक्षक लोग से सुन रखा था कि आप इंटरव्यू बोर्ड वाले को जिस दिशा में चाहेंगे तो मोड़ पाएँगे। हाँ। वहाँ से एक क्लू मेरे पास ये था कि मैं जब रेलवे सर्विस में चयनित हो चुका था, तो इससे पहले मैं अपने दोस्तों से ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लिया था और अच्छा, डिस्कस कर लिया था कि आखिर हमको करना क्या है, क्या-क्या होता पूछा क्या है? जाएगा? तो मैंने उस दिशा में लाना चाहा और उसमें हद तक हम सफल भी हुए क्योंकि जैसे ही मैंने इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया वहाँ, हुँ, तो हमारे चेयरमैन सर, करीमी सर का बोर्ड था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने 2017 में ग्रेजुएट किया है, हुँ, क्या कर रहे थे इतने दिनों से? हाँ, तो फिर मैंने ब्रीफ में समझाया वो आरआरबी चयन वाली बातें, हुँ, तो मैंने ये भी बताया कि मैं सर एक्सटेंशन पर हूँ। हुँ, तो वो लंबी उधर ही बातें चली कि क्या होता है रेलवे मैनेजर, क्या करना होता है, तो ये सब जानकारियाँ थी ही हुँ, मुझे। मैं एक्सप्लेन करने लगा।
फिर कहे एक्सटेंशन क्या होता है, जबकि ये छोटी सी चीज़ है, हर चीज़ किसी को इसकी पता है, हाँ, लेकिन हाँ। वही डराने वाली बात होती है, अच्छा। बस डरना नहीं है। तो मैंने बताया फिर ये होता है कि स्वैच्छिक रूप से हम अभी नहीं जाना चाहते हैं, कुछ कारण देना होता है। तो फिर कहे अच्छा आप इंटरव्यू के लिए एक्सटेंशन? तो बोले हाँ सर, मैं सोचा कि इधर वक़्त भी मिल जाएगा, कुछ तैयारी कर लूँगा अपने स्तर से। हुँ। तो अच्छा ठीक है। तो मैं उनसे काफ़ी संतुष्ट हुआ, उनका जो रिएक्शन वग़ैरह देखा तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, जब चेयरमैन ही संतुष्ट दिख रहे हैं, हाँ। तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए और हुआ जैसे कि भी। आपने कहा कि उन्होंने पूछा मेरे से, आपने कहा कि आप इंटरव्यू के लिए एक्सटेंशन दिए और जी। आपने कह दिया कि हाँ, जी, जी। तो मतलब पूरी ईमानदारी के साथ पूरी अपनी बात ईमानदारी के रखी साथ थी। मैंने कहा जी, जबकि आप कारण चाहते थे ये बात छुपा भी सकते जी थे सर, जी। और ये बात तो समझ भी जाते थे। समझ भी जाते हैं। बहुत बस अनुभवी और वही है। समझदार लोग होते हैं। वहाँ लेक वही है, ओवर एक्टिंग भी नहीं करना है और एक्टिंग भी करना है, क्या बात ये है! ध्यान रखना होता है। ये बहुत अच्छी बात हाँ। है। तो इंटरव्यू जब हो रहा था उस दौरान, तो माहौल कैसा था उस वक़्त? माहौल ठीक ही था, सारे मेंबर कोऑपरेटिव थे, मुस्कुरा के, ऐसा नहीं कि आप एक सवाल पे फिसड़ी हो गए तो हुँ, आपको क्रूर नज़र से देखने लगे अच्छा। या गुस्साए, ऐसा कुछ नहीं था। माहौल बिल्कुल शांत, एकदम मुस्कुराए हुए। आप जवाब नहीं भी दे रहे हैं तो मुस्कुरा कर वो भी मदद करते थे। कुछ ही योजना के बारे में पूछा तो आई थिंक करिए, तो फिर वो मदद करते थे, अच्छा ऐसा है क्या इतने रुपए का? तो हाँ हिंट सर, हाँ देते सर। थे। हाँ, हाँ सर, अरे याद वाह! आ गया। तो बहुत कोऑपरेटिव थे बहुत लोग। अच्छा लगा। जी। इंटरव्यू के दौरान किसी प्रश्न पे जाकर के ऐसा लगा हो कि इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो अब अफ़सर बन जाएँगे, ऐसा कभी लगा? ऐसा स्थिति तो नहीं आया, लेकिन हाँ, कुछ नकारात्मक जो चीज़ें मेरे साथ हुई हुँ, कि अंतिम में जो सदस्य थे, वो अकाउंटिंग से ज़्यादा सवाल करने लगे अच्छा, और मैंने जब वहाँ सॉरी बोला तो और वो काउंटर आर्गुमेंट करने लगे। ओके। तो थोड़ा-सा मुझे उस दिशा में नकारात्मक लगा, लेकिन फिर भी होप इस बात की थी कि मैं करीमी सर जो हमारे चेयरमैन थे, मैं उनको कन्विंस हद तक कर चुका था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, हाँ, अगर सेवा का मौका मिले तो। मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है आपने ये समझ लिया था कि मंदिर में देवता को खुश कर लिया, तो बाकी सारा काम बन जी गया सर। है। यही भाव था ना? जी सर। तो जब इंटरव्यू के बाद बाहर निकले हैं, तो कैसा महसूस किया था तब? इंटरव्यू के बाहर जब निकले तो हमारे वहाँ भैया थे और एक छोटे भाई समान 2 लोग आए हुए थे, हुँ, वही लोग साथ में लेकर आए थे। पहले तो उन्होंने पूछा क्या स्थिति है? हम बोले सब कुछ तो ठीक है, बाकी लोगों के अनुसार तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि हुँ, बाकी लोग डिमोटिवेट भी मुझे दिख रहे हैं। उस स्थिति अच्छा, से हम अव्वल दिख रहे हैं। बाकी जो अभ्यर्थी थे। जी, हमारे बोर्ड हाँ, में। हाँ, हाँ। तो उस दौरान मतलब मैं इसीलिए ये प्रश्न पूछा कि बाहर निकल के कैसा लगा? चूँकि आपका सफ़र बहुत लंबा रहा, जी, है ना? और उस लंबे सफ़र में पटना, वो घर पे वो एक्सीडेंट होना, अपनी माताजी को खोना, अपना तबीयत कोमा वाली स्थिति में चले जाना, फिर दिल्ली पहुँचना, दिल्ली से क्लासरूम रोक-रोक के बार-बार ट्रीटमेंट के लिए जी। पटना जाना, आप समझ रहे हैं? जी, और जी। ये सारा संघर्ष करते हुए उस इंटरव्यू बोर्ड में अंत में पहुँचना। तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ जीत लेना और अंत तक हार नहीं मानना, एक समय बाद इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इतने संघर्ष के बाद जब इंटरव्यू से कोई निकलता है तब उसको एक रिलैक्स फ़ील होता होगा। वो गुज़रा होगा आप पर। वो रिलैक्स तो लगा ही, ख़ासकर ये भी अच्छी बात मेरे साथ रही कि जो दुर्घटनाएँ घटी मेरे साथ, उसके बाद मैंने चीज़ों को ज़्यादा पॉज़िटिव लेना छोड़ दिया था। अच्छा। यानी मैं ये नहीं होगा तो क्या करूँगा, ये सिलेक्शन नहीं, इन सब चीज़ों से मैं दूर चला गया क्योंकि मैं जब इतनी नज़दीकी से अपनी विपत्तियों को देख चुका था, हुँ। तो मुझे बस यही लगता था कि चलो हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। इसलिए मैं शायद किसी ख़ास चीज़ को लेकर उतनी नेगेटिविटी में नहीं जाता था कि नहीं होगा तो क्या, कुछ आगे का क्या रणनीति हो, इस पे हम ज़्यादा सोचते ही नहीं थे। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, नालंदा बिंदास। से ग्रेजुएशन बताया ना आपने जी। किया, वो बुद्ध वाली स्थिति में चले हाँ गए। जी। स्थिति प्रज्ञ हो गए आप। ना दुःख का भय था, ना सुख की बहुत बस लालसा ये रही थी। वो जो शायद वजह भी वही था कि हम अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, ख़ासकर बिना मौक दिए हुए हुँ। वहाँ। दूसरी बात देखिए आपने एक अच्छी बात कही कि आप इस चीज़ पर सोचना बहुत छोड़ चुके थे। इसमें मैं वही चीज़ लाना चाहूँगा कि जब अभ्यर्थी यहाँ तैयारी कर रहे होते हैं ना, ख़ास करके सिविल सर्विसेज़ को लेकर के, लंबा सफ़र ये चलता है। हुँ, तो कई बार कुछ लोग का तो प्लान बी होता है, जी। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होता है, मेडिकल का हुआ, सीए है, जो भी। कुछ लोग बिना प्लान बी के आते हैं। तो पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये है कि प्लान बी होना कितना ज़रूरी है? देखिए, इसमें भी सबके मंतव्य अलग हो सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरे जैसे परिवेश से आना, ख़ासकर आर्थिक तंगी से जूझ कर आने वाले लोगों के लिए प्लान बी होना अति आवश्यक है। हुँ, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो जो वो ट्रेन मैनेजर वाली बात थी, वो मैं प्लान बी के हिस्से में रखना चाहूँगा। अच्छा। वो इसलिए कि भले मेरा चयन 2023 अंतिम में हुआ हो,
लेकिन जब मैं कोरोना के दरमियान अपनी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के दौरान परिपक्व अवस्था में था, तो हुँ, मुझे एहसास हो गया था कि इसमें चयन हो जाएगा, हुँ। तभी मैंने ये सिविल सेवा वाली लाइन चुनी थी। अच्छा, तो प्लान बी आपने तैयार कर लिया जी। था। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हो, आपकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए हुँ, कैसा होता है, तो उस हिसाब से प्लान बी होने में बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। कॉन्फिडेंस देता है वो। बिल्कुल देता है, जैसे मुझे मिला। मुझे लगा कि चलो एक जॉब तो है कि मेरा आरआरबी हाँ, में चयन हो चुका है, तो नहीं भी हुआ तो मैं यहाँ काम कर लूँगा, अपना जीवन यापन कर लूँगा, ये यही नहीं चीज़। हुआ तो ये हो जाएगा। हुँ, आपकी बातों से एक बात और मैं निकाल पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप से मेहनत तो पूरा दम से कीजिए, लेकिन हुँ। अपेक्षाएँ बहुत मत रखिए खुद से। अपेक्षाएँ रखनी चाहिए, लेकिन एक होता है कि लोग ऊपर से सोचना शुरू करते हैं। जैसे मुझे भी यहाँ क्लासरूम के दरमियान दोस्तों से जानने का मौका मिला कि चलो यूपीएससी ट्राई करते हैं, यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर पीसीएस ट्राई करते हैं, वो नहीं हुआ तो कोई पीजीटी, टीजीटी। हाँ, लेकिन मेरा इसके जस्ट विपरीत रहा संघर्ष, जो भी मैं जहाँ तक समझ पाया अपने आप को। हुँ, मैं जहाँ तक पहले प्रतियोगी परीक्षा में देखा कि नहीं, मैं यहाँ तक तैयारी मेरी परिपक्व है, अब मैं कम्पीट कर लूँगा, तो हालाँकि हुआ भी आगे, मेरा चयन हो गया। तब फिर एक कदम आगे हम सोचे कि चलो पीसीएस सोचते हैं, हुँ। यहाँ भी पहुँच गए, तब फिर मैं आगे जो भी भविष्य में सोचूँगा, तो आगे मैं सोच पाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, जी। सूझ-बूझ के साथ अपनी चीज़ों को देखते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा पाँव उतनी फैलाइए जितनी लंबी चादर हाँ, हो, वो जी। चीज़ें और करना है। कारण एक ये भी रहा होगा कि जैसा कि मैंने बताया अपने संघर्ष के दिनों में, तो शुरुआती स्तर पर इतनी आर्थिक तंगी थी कि मैं जहाँ एकेडमिक स्तर पर पढ़ता था, हुँ, वहाँ भी फीस देने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। तो मैं हुँ, ये भी हो सकता है कि बॉटम टू टॉप मेरा चुनने का तरीका ये भी एक कारण रहा हुँ। हो कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जैसे-जैसे स्थिति बेहतर हुई, मैंने आगे करने का प्रयास किया और आगे भी करता देखिए, बहुत रहूँगा। बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि आपको पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी तंगी थी और फिर वहाँ से एक अवसर बनना, जी। उस हौसले को बरकरार रखना और रजनीश जी जैसे बहुत सारे छात्र, चाहे वो पटना में रहें, प्रयागराज में हो, दिल्ली में हो, बतेरे आपको मिल जाएँगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और आप इनकी सफ़र देखिए कि कितना तकलीफ़ इन्होंने झेला है। इनकी बातों में कितनी मार्मिकता है। इसके बावजूद जो इन्होंने सफ़र का एक आनंद लिया है, वह अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। रजनीश जी, अंत में कुछ सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का कितना महत्व है? टेस्ट सीरीज़ का महत्व है, अलग-अलग स्तर पे महत्व है, लेकिन जैसा कि आप अभी तक चर्चा किए और जान पाए कि मैं कोचिंग के दरमियान ही निकाला हूँ हुँ, ये परीक्षा का परिणाम। तो होता यूँ है कि उसमें समय मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं हुँ। ख़ासा कोई टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा तो नहीं बन पाया। हाँ, लेकिन जो क्लासरूम का टेस्ट होता था बीच-बीच में, उसका मैं पार्ट बना हूँ और उसी में मोटिवेशन मिलता था। यहाँ की जो टीम थी, मुझे वहाँ से कॉपी वगैरह चेक करके जो कमेंट वगैरह करते थे, उस पे मैं ध्यान देता था और अच्छा। वही सुधार किया और अलग से मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया था। तो रजनीश जी के शब्दों में कहें तो जो आपका कॉपी चेक होकर के जाता होगा टीम से, जी, उसको ज़रूर देखिए। जी। उस पे गौर कीजिए, उसमें सुधार हुँ। कीजिए। आंसर राइटिंग करना कितना ज़रूरी है? वो भी ज़रूरी है, लेकिन उस पर हम ख़ासा कमेंट करेंगे नहीं, बात वही है कि मैंने आपको बहुत मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। तो क्लासरूम के दौरान आंसर तो लिखते होंगे ना? जी, वही जो कभी 3-4 दिनों में एक आंसर दे दिया, फिर ले लिया, फिर कुछ सुधार किया। बस ये भी एक छोटे से हिस्से के रूप में बन पाया मेरे साथ मतलब ख़ासकर। क्लासरूम में करने का तात्पर्य होता है कि जो टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक से आंसर लिख जी, के सबमिट जी, किया आपने। जो कमेंट आया उसको सुधार कर लिया। जी, आपका आंसर राइटिंग इतना ही बस था। इतना ही था। फिर ये जादू किया कैसे आपने ये सब? ये जादू नहीं हो सकता है, बस ये हुआ कि मेंस जब लिखना था हुँ, तो इसके हालाँकि मेंस का जो एक पीरियड दिया गया मुझे एग्ज़ाम के दौरान, हुँ। बहुत ही छोटी अवधि मिली थी बीच में तैयारी करने की। उसी बीच क्या किया मैंने, जैसा सर लोग गाइड कर चुके थे कि अगर आंसर राइटिंग का ख़ासा मौका नहीं मिले, हुँ। तो फ़ॉर्मेट ज़रूर बनाइए। हाँ, आंसर का पॉइंट वाइज़ कि आप कैसे लिखेंगे और बिल्कुल। आपके पास अगर शब्द भंडार हैं, हुँ। तो हाँ, बिल्कुल आप अच्छा कर लेंगे। रजनीश जी, आपसे बहुत ही गर्मजोशी से बात हुई और आपने बेहद बेबाक अंदाज में आपने प्रश्नों का जवाब भी दिया। कई बार आपकी बातों से बहुत मार्मिकता भी झलकी। मेरे सारे प्रश्न जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जी। आप अपनी तरफ से अपने क्लास के जो चूँकि अभी आप क्लास कर रहे हैं, अपने क्लास के सहपाठियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा। दूसरे एस्पिरेंट जो हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहें तो ज़रूर दीजिए।
मेरा संदेश यही रहेगा कि आप जहाँ कहीं भी जिस संस्थान से जुड़े हों या अपने स्तर से तैयारी कर रहे हों, ईमानदारी से करना है, नो डाउट सभी लोग कहेंगे। लेकिन मेरा कहना है जो अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स या किसी संस्थान के मदद से बनाया हुआ नोट्स, प्राथमिक आप उन्हीं चीज़ों को बनाइए। हाँ, कहाँ सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है वो आप जब मेंस लिख रहे होंगे या प्री दे रहे होंगे, टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि यहाँ और भी चीज़ों को कलेक्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन मूलतः वही काम आएगा जो आपका बनाया हुआ अपना नोट्स होगा, या फिर संस्थान की मदद से ही क्यों ना हो, लेकिन अपना काम आएगा। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया हमें। साथियों, जैसा कि रजनीश जी से हमारी बातचीत हुई और आपने देखा कि इनकी बातों का यदि मैं आपको निष्कर्ष कहूँ, तो इनका कहना ये था कि यदि मान ली जाए तो हार हो जाती है और ठान ली जाए तो जीत हो जाती है। तो संघर्ष कितना भी हो, लेकिन अंततः आपके मेहनत के आगे वह भी सर झुका देगा। तो इस प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं। रजनीश जी, आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। धन्यवाद। और साथियों, दूसरे प्रोग्राम में हम किसी दूसरे मेहमान के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।